गुड इवनिंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा प्रियम्बल के ऊपर चल रही है और प्रियम्बल पर चर्चा के क्रम में कल कुछ प्रश्न आप लोगों की तरफ से आए थे, जिन प्रश्नों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज कुछ प्रश्न मैं अपनी तरफ से उठा रहा हूं। कुछ प्रश्न मेरे अपने होंगे और कुछ प्रश्न जो सिविल सर्विसेज में पूछे गए मैं उनको पिक करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं पिक करूंगा, सबसे पहला प्रश्न है जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2016 में उठा करके पूछा गया है। प्रश्न है, प्रस्तावना में मौजूद गणतंत्र शब्द के लिए प्रयुक्त विशेषणों की विवेचना करें। क्या वे वर्तमान परिदृश्य में प्रतिरक्षणीय हैं? Discuss each adjective. Discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. In the preamble, are they defendable in the present circumstances? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मैं पिक करूंगा, लिखें प्रस्तावना भारतीय राज्य की जिस प्रकृति का संकेत देता है वह स्थिर न होकर विकसनशील है।
इस कथन का या इस कथन के औचित्य का विश्लेषण करें। The preamble indicates towards the nature of Indian state, which is dynamic and not static, which is dynamic and not static. Analyze the rationals of this statement. तीसरा प्रश्न लिखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में अंतर्निहित दर्शनों के अंतर्विरोध की ओर इशारा करती है। अंतर्विरोध की ओर इशारा करती है। परीक्षण करें। The preamble of Indian Constitution, the preamble of Indian Constitution indicates towards the contradictions of those philosophy which is inherent in the Constitution of India. Examine this statement. और चौथा क्वेश्चन,
प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द की मौजूदगी को लेकर क्या विवाद है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में इस विवाद के औचित्य का परीक्षण करें। What are the disputes? What are the disputes regarding the presence of the term socialist and secular in the preamble of Indian Constitution? Examine the rationales of this dispute. Examine the rationales of this dispute in the light of the decision given by the Supreme Court in November 2024. ठीक है, एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, पहली चीज़ तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे हम लोग जिस दौर में हम लोगों ने तैयारी शुरू की, तो अगर किसी भी किताब की दुकान पर जाते और किताब दुकानदार से सजेशन मांगते कि भाई मैं सिविल की तैयारी करता हूँ, इकोनॉमी के लिए कुछ बतलाइए, तो वो दो बुक निकाल करके रख देता हमारे सामने, मिश्रापुरी और दत्त सुंदरम। पॉलिटी की अगर तैयारी करनी होती तो डीडी बसु या सुभाष कश्यप निकाल करके रख देता। ठीक उसी प्रकार आपके जनरेशन के द्वारा जो तैयारी की जा रही है, आप चले जाइए और किताब दुकानदार को कहें कि पॉलिटी के लिए कुछ बुक सजेस्ट कीजिए, तो वो आओ न देखेगा ताओ लक्ष्मीकांत की बुक आपके सामने निकाल करके रख देगा। नहीं, ज़रूरत हो ज़रूरत ना हो,
और कई बार बच्चों से मैं पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं कि सर मेंस की तैयारी लक्ष्मीकांत की बुक से की है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बीपीएससी मेंस की तैयारी लक्ष्मीकांत के बुक से कैसे की जाती है। कम से कम मैं समझने की स्थिति में नहीं। एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर एक मेरे अनुभव हैं, जिस अनुभव को मैं शेयर करना चाहूँगा। मुझे यह लगता कि जनरल स्टडीज की जितनी बेहतर तैयारी पेपर के सहारे की जा सकती है, पेपर के सहारे का ये मतलब नहीं है कि जो बेस मटेरियल है या जो बेस रीडिंग है उसको आप छोड़ दें, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। और ना ही इसका ये मतलब है, क्योंकि पेपर से तैयारी की भी एक सीमा है। ये सीमा कुछ वैसी ही है जैसी सीमा YouTube का सहारा लेकर के आप लोग तैयारी करते और गूगल बाबा का सहारा लेकर के आप तैयारी करते, तो उसकी जो सीमा होती है वो सीमा पेपर को आधार बना करके भी तैयारी करेंगे तो उसकी होगी। जब मैं यह कह रहा, तो जब आपने बेसिक तैयारी कर ली है तो उसी स्थिति में न्यूज़पेपर को आधार बनावे और जो इशूज चर्चा में आ रहे हैं उस इशूज को न्यूज़पेपर से कवर करने की कोशिश करें और उस इशूज से रिलेटेड जो आपके मटेरियल हैं, चाहे जो भी सोर्स आपका है, उसको कंप्लीमेंट करें और अपडेट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कंप्रिहेंसिव अप्रोच भी डेवलप होगा जीएस को लेकर के, और साथ ही साथ डेफ्ट और अंडरस्टैंडिंग भी आएगी आप में। और ऐसी स्थिति में आपके आंसर औरों के आंसर से सर्तिया डिफरेंट होंगे। बातें स्पष्ट हुई? तो इसीलिए मेरा यह सजेशन होगा कि न्यूज़पेपर की रीडिंग मस्ट होनी। जैसे अभी अगर आप देखें तो लगातार कास्ट सेंसस पर न्यूज़पेपर में एनालिसिस आ रहा है। मोटा मोटी कहूँ तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेकर के अब तक हमने एक आउटलाइन आपको दे दिया है, वो कंप्लीट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। एग्जामिनेशन की नीड और रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन को इंश्योर करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं सजेस्ट करूंगा कि कास्ट सेंसस पर जितने आलेख आ रहे हैं कोशिश करें उनसे गुजरने की, ठीक है। जो वीडियोज आ रहे हैं उन वीडियोज को सुनने की कोशिश करें, कुछ न कुछ नया हर जगह आपको मिलेगा। और ये मत सोचे कि एक क्वेश्चन के लिए कितना माथापच्ची करें। सवाल एक प्रश्न का नहीं है। अगर आप एसे के पेपर को देखें, एसे का पेपर भी जीएस की ओर ओरिएंटेशन रख रहा है। ये ओरिएंटेशन 68वीं से 69वीं में बढ़ा और 69वीं से 70वीं में बढ़ा। जैसे अगर आप देखें तो विचारात्मक निबंध लगभग नहीं है, ये नहीं कहूंगा, लेकिन विचारात्मक निबंध लगभग गायब हैं। जीएस ओरिएंटेशन वाले निबंध जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। तो थोड़ा सा एक लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रख करके देखने की कोशिश करें। अब वापस मैं प्रश्न पर आता हूं। बार बार इस चीज़ पर मैं जोर देता हूं। हाँ, किसको पूछा जा सकता है? नहीं, अब इतना तो मैं नहीं कहता। देखिए, आप में हम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है।
मेरा मानना है सोचना दिमाग का काम है, दिल का काम महसूस करना है। ठीक है, और आप लोग उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उस पड़ाव पर सोचने का काम भी दिल से लेते हैं, और इसके कारण क्या होता है, धीरे 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 दिमाग जो है, नहीं, जैसे देखिए हमारे पूर्वज बंदर ही थे ना, लेकिन बंदरों की पूछे थे, हम लोगों के पास पूछे हैं, कहां चली गई? यूज नहीं किया, उसकी उपयोगिता नहीं रही, धीरे 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 वो समाप्त होती चली गई। तो आदमी प्रजाति में भी देखेंगे, दिमाग का अगर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो धीरे 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 दिमाग जो है नहीं डिसअपियर होता चल नहीं। तो दो चीज मैं कभी नहीं कहता, एक ये कभी नहीं कहता कि ये पूछा ही नहीं जाएगा, रेयर केस में मेरे मुंह से सुनेंगे। कभी ये नहीं कहता कि ये चीज पूछी ही नहीं जाएगी। हाँ, ये कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अत्यंत कम है, या फिर ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा है। ये बातें की जा सकती, और कम से कम अभी मैं कहूंगा ये चीज दिमाग से निकाल दे कि 71वीं में क्या पूछा जाएगा, स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा। इसके लिए हमारे मैराथन बैच होंगे। अभी हम इस चीज की चर्चा करें, ये पूछा जाए तब भी, ना पूछा जाए तब भी, जो डेवलपमेंट हुए नवंबर 2024 में, उस डेवलपमेंट को हम जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि उस डेवलपमेंट की उपयोगिता कई जगहों पर होगी, केवल प्रियम्बल तक नहीं होगी, कई जगहों पर उसकी उपयोगिता होगी। फंडामेंटल राइट्स के प्रश्न अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसकी उपयोगिता वहां पर भी होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसकी उपयोगिता आपको वहां पर भी होगी। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। अब अगर मैं आऊं, पहला प्रश्न जो कंपैरेटिवली आसान लगता है, नहीं, और बार बार मैं कहता हूं एक आदत अभी से डालें, प्रश्नों के साथ जूझना सीख, जूझने की कोशिश करें, जूझें प्रश्नों के साथ। ठीक है, मुक्का मुक्की फैटम फैटी प्रश्नों के साथ करें, और डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, मन में नहीं, कलम चलाइए, कलम चलाइए। ठीक है, तो अगर इस प्रश्न को हम देखें तो इस प्रश्न के दो पार्ट हैं। प्रश्न के पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न के पहले पार्ट में कहा जा रहा है, प्रस्तावना में, गणतंत्र शब्द के लिए मौजूद विशेषण। अब तक कई लोग विशेषण को देख के ही घबरा जाएंगे, इस चीज को समझिएगा, इसी को देख के घबरा जाएंगे, अलबला जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो विशेषण का मतलब क्या है? नहीं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहेंगे। नहीं, गणतंत्र अगर संज्ञा है, इस गणतंत्र की जो विशेषता बतला रहा है वही विशेषण है। तो इंडियन रिपब्लिक के नेचर और कैरेक्टर को इंडिकेट करने के लिए अगर आप देखें तो कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है?
प्रियम्बल में इंडियन रिपब्लिक के नेचर और कैरेक्टर को इंडिकेट करने के लिए 4 विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्या क्या है? नंबर 1 सोशलिस्ट, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, नंबर 3 लोकतंत्रात्मक, और नंबर 4 जो पहला ही था वो क्या है? सॉवरेन। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। अब इसमें मैंने नया कुछ नहीं किया है, पहले पार्ट में नया कुछ नहीं। इस प्रश्न का अहम पार्ट क्या है? क्योंकि ये तो मैंने भी बतला, तो शायद अगर विशेषण वाली चीजों को समझ रहे होते तो आसानी से आप इंडिकेट कर ले जाते। प्रश्न का अहम पार्ट है सेकेंड पार्ट। देख, और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? वेदर these adjectives attached with the republic defendable और नोट। ये जो चारों एडजेक्टिव हैं वे डिफेंडेबल हैं या नहीं है इन द करेंट सिनारियो। इनकी डिफेंडेबिलिटी की बात वर्तमान परिदृश्य में की जा रही है। करेंट सिनारियो में इनकी डिफेंडेबिलिटी की बात की जा रही। और बार बार एक चीज मैं कहता हूं, बार बार एक बात मैं कहता हूं कि इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक काम जरूर किया करें, जब प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो अपने आप से यह जरूर पूछे कि आखिर यह प्रश्न पूछा क्यों गया है। अगर यह प्रश्न पूछा गया है whether these adjectives are defendable or not, अगर यह प्रश्न पूछा गया है, नहीं तो हमारे निष्कर्ष जो भी हैं, लेकिन एक प्रश्न तो उठ रहा है ना। एक प्रश्न यह उठ रहा कि कहीं ना कहीं इनकी डिफेंडेबिलिटी को लेकर डाउट इमर्ज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रियम्बल में इनकी मौजूदगी को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे कल मेरे ख्याल से अमन तुमने प्रश्न उठाया था सॉवरेन शब्द को लेकर, ठीक है? सॉवरेन शब्द को लेकर के अमन ने प्रश्न उठाया, नहीं? तो सवाल यह उठता है कि क्या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कोई भी नेशन सॉवरेनिटी का दावा कर सकता है? क्योंकि किसी भी नेशन के सामने यहां पर चुनौती किसकी है? चुनौती दो चीजों की है, एमएनसीज, टीएनसीज।
मल्टीनेशनल कंपनीज और ट्रांसनेशनल कंपनीज की चुनौती है। और ये जो एमएनसीज और ये जो टीएनसीज हैं, अगर आप देखें तो कई देशों के नेशनल जीडीपी से ज्यादा टर्नओवर एमएनसीज और टीएनसीज का है। ऐसे एमएनसीज और टीएनसीज मौजूद हैं, ठीक। और ऐसे एमएनसीज और टीएनसीज देश के भीतर भी मौजूद है, मतलब देसी एमएनसीज और टीएनसीज भी मौजूद हैं और विदेशी एमएनसीज और टीएनसीज भी मौजूद हैं। नहीं, अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, इसी के कंटेक्स्ट में बात करो, तो दूसरी जो चुनौती है वह क्रोनी कैपिटलिज्म की चुनौती है। क्रोनी कैपिटलिज्म की चुनौती है। क्रोनी कैपिटलिज्म किसको रिप्रेजेंट करता? शासन और कॉरपोरेट की साठगांठ को रिप्रेजेंट करता है क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। जैसे एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा ताकि चीजें आपके सामने स्पष्ट हो। आप अगर गौर करें इस बात पर, तो 2015, 16, 17 को याद करें, ठीक है। नहीं, देश के संदर्भ 2015, 16, 17 को याद करें। बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना की बात उठती थी। जब दीपावली आती थी ना, बाइकॉट चाइना का खेल शुरू हो जाता था, ठीक है। आप अगर देखें तो दबाव निर्मित हुआ और एक फटकार के बाद भाजपा से जुड़े हुए जो भी छुटवैये नेता थे से लेकर बड़े नेता तक, उनके समर्थक तक, आईटी सेल तक बाइकॉट चाइना की बात जुबान पर लाना भूल गए। अब चर्चा होती है बाइकॉट चाइना की, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि एक तो नेशनल इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में देखें, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि बाइकॉट चाइना को जमीन पर उतार सके, उसके बेनिफिट कुछ नहीं होने जा रहे। दूसरा, लाभ होंगे नहीं, इसके उलट यह डिप्लोमेटिक डिफिकल्टीज को बढ़ाएगा, डिप्लोमेटिक कंप्लेक्सिटी को क्रिएट करेगा, अनड्यू हैसल क्रिएट करेगा इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशन में। और तीसरी चीज, अगर इंडिया चाइना के बीच बायलैटरल ट्रेड चल रहा है तो उस बायलैटरल ट्रेड में बड़े स्टेक होल्डर कौन हैं? बड़े स्टेक होल्डर हैं बड़े कॉरपोरेट्स, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अडानी हो। तो बाइकॉट चाइना जो है उनके इंटरेस्ट को डायरेक्टली प्रभावित करने की स्थिति में था और इसलिए जैसे प्रेशर बिल्डअप हुआ वहां पर चीजें शांत पड़ गई, वहां पर चीजें शांत पड़ गई। आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझें, राफेल डील पर बातचीत बाद में बातचीत शुरू हुई और राफेल डील के बेनिफिशियरी जो रिलायंस डिफेंस है उसका गठन बाद में हुआ। आप इस बात को समझिए। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तो आज के कंटेक्स्ट में देखें, चाहे एमएनसीज हो चाहे टीएनसीज हो, मतलब सरकार उनके प्रेशर को ओवरलुक करने की स्थिति में नहीं है। उनका प्रेशर पॉलिसी मेकिंग में अहम रोल प्ले करता। मैंने उस दिन उदाहरण दिया था ट्रंप का,
और ट्रंप की न्यू टैरिफ रिजिम का उदाहरण दिया था, जिसको ट्रंप को पोस्टपोन करना पड़ा विथ इमीडिएट इफेक्ट। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आती है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या खेल था? उसके पहले तक जो चीजें थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के इंट्रोडक्शन के पहले तक, कि 2000 तक की राशि नहीं, 20,000 तक की राशि जो है वो कैश के रूप में दी जा सकती थी। उससे अधिक की राशि जो है वो चेक के थ्रू दी जाती और सोर्स बतलाया जाता कि किसके द्वारा किया गया। तो बड़ी आसानी से ये जानकारियां उठाई जा सकती थी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉरपोरेट ने कितना चंदा दिया, और उस पॉलिटिकल पार्टी की जो नीतियां हैं सरकार बनाए जाने की स्थिति में, उस पॉलिटिकल पार्टी ने जो पॉलिसीज बनाई, उस पॉलिसी से पर्टिकुलर कॉरपोरेट कितने लाभान्वित हुए। बड़ी आसानी से दोनों की साठगांठ को उद्घाटित किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। लेकिन अगर आप देखें नई व्यवस्था जो आई, तो नई व्यवस्था में इलेक्टोरल, एक तो 2000 से ऊपर जो भी होता वो कैश नहीं होता, दूसरा जो 2000 के ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होता उसके लिए एक विकल्प उपलब्ध करवाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। और इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा, वह इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को सौंपा गया, किस पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया, नहीं, ये तमाम जानकारियां गोपनीय होती। ये जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाई जाती। और अगर ये जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं करवाई जाती तो क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के बीच जो साठगांठ है उसको उद्घाटित कर पाना संभव होता? नहीं। आज के कंटेक्स्ट में एक ट्रेंड क्या है आप समझिए, जब तक आप सरकारी सेवा में हैं, पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर हैं, तब तक आप पॉलिसी डिजाइन करते। जैसे आप रिटायर करते हैं, बड़े कॉरपोरेट्स आपको हायर कर लेते हैं, नहीं, कंसल्टेंट के रूप में। चूंकि आपने पॉलिसी डिजाइन किया है तो आपको पता है कि लीगल लूप होल्स क्या है, नहीं, और एक कंसल्टेंट के रूप में आप सजेस्ट करते हैं उस लीगल लूप होल्स को कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में कैपिटलाइज करने के लिए। और एक एक लूप होल्स जो है 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़, 25-25 हजार करोड़ के बेनिफिट को इंश्योर करता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के करप्शन को कभी पकड़ा जा सकता है? कभी किसी की सरकार हो, मैटर ये नहीं करता आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो सकती, नहीं कांग्रेस की होगी, किसी तीसरे की होगी। ऐसे लूप होल्स को कभी नहीं पकड़ा जा सकता। तो एक प्रेशर अगर आप जाकर के देखें, क्रोनिक कैपिटलिज्म का भी प्रेशर है। और तीसरा प्रेशर जो नेशन की सॉवरेंटी के सामने है वह है इंटरनेशनल बॉडीज। डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, यही चीज है, समझने की जरूरत है। समझने के लिए विस्तार में जाना होगा, इस बात को ध्यान रखिए। समझने के लिए विस्तार में जाना होगा, नहीं, और लिखने के लिए जब विस्तार में जाकर के चीजों को समझेंगे तो लिखते वक्त आपको इंडिकेटिव होना होगा। अब यहां पर आकर के देखें, जो ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं
चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO के प्लेटफॉर्म हो, चाहे UNFCCC के प्लेटफॉर्म हो, नहीं, चाहे यूएनओ के प्लेटफॉर्म हो, नहीं, ये इंटरनेशनल बॉडी जो हैं, अगर आप देखें ये किनके इंटरेस्ट में काम करते हैं, किनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं? सवाल यह उठता, अमेरिका ने इराक पर हमला किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, नहीं, अमेरिका ने तालिबान से समझौता किया, गुड तालिबान और बैड तालिबान करते हुए। सवाल यहां पर यह उभर कर आता कि क्या अमेरिका ने इस मसले पर हमसे राय मशविरा किया? क्या उसने हमसे विचार विमर्श किया, हमारे ओपिनियन को जानने की कोशिश की? सवाल यह उठता, आज अगर हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, आज अगर हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को चेक करने के लिए, और यह थ्योरेटिकल प्रश्न मैं उठा रहा, मेरे इस प्रश्न का यह मतलब नहीं है, यह मतलब ना निकालें कि मैं इस चीज़ के पक्ष में हूं कि भारतीय सेना उठे और घुस करके लाहौर में जाकर के तिरंगा फहरा दी, यह मतलब नहीं है। लेकिन एक थ्योरेटिकल पोजीशन की बात कर रहा कि अगर आज हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को चेक करना है तो उसके लिए हमें अमेरिका की परमिशन की क्यों जरूरत है? नहीं, सवाल यह उभर कर आता, पिछले एक सप्ताह से पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जा रहा है? अब तो वो आवाज भी सुनने को नहीं मिल रही है जो पहलगाम आतंकी कांड को जो है रेस्पॉन्ड करने की बात करती हो, और अगर वह आवाज सुनने नहीं सुनाई पड़ रही तो इसके पीछे रीजन क्या है? बात मेरी समझ में आई या नहीं? नहीं, तो अगर देखें तो इसके कारण सॉवरेन एडजेक्टिव जो है उसके प्रेजेंस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द की मौजूदगी, क्या सब रखिए ना, कितना लिखिएगा? जब इंटरनेशनल बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि ये नहीं आ सकता, जो लिखना है लिखिए, नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ आप नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने शब्द यूज किया कि जानना आपको विस्तार से है, और जब आप लिख रहे हो तो लिखना आपको इंडिकेटिवली है, वहां विस्तार की गुंजाइश नहीं है। क्लियर? अब सोशलिस्ट शब्द की मौजूदगी है, क्यों प्रश्न उठ रहा है, मैं केवल इसको रिस्पॉन्ड कर रहा। 1991 में हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया, और एलपीजी मॉडल को अपनाते हुए हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में बढ़े। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में बढ़े नहीं, हमारी इकोनॉमी 1991 के पहले भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यह कि पब्लिक प्रॉपर्टी की भी संकल्पना थी, पब्लिक ओनरशिप की भी संकल्पना थी, पब्लिक कंपनी की भी संकल्पना थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी संकल्पना थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी संकल्पना थी, प्राइवेट सेक्टर की भी संकल्पना थी, प्राइवेट कैपिटल की भी संकल्पना थी, प्राइवेट ओनरशिप की भी संकल्पना थी। दोनों तरह की संकल्पनाएं थी। अब अगर देखें 1991 के पहले हमारी मिक्स इकोनॉमी का ओरिएंटेशन सोशलिज्म की ओर था, लेकिन 1991 में आकर के
हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ता। इकोनॉमी मिक्स्ड ही रहती है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन सोशलिज्म की ओर ना होकर, समाजवाद की ओर ना होकर, इसका ओरिएंटेशन मार्केट की ओर होता चला जाता है। इसका ओरिएंटेशन कैपिटलिज्म की ओर होता चला जाता है। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो धीरे 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 सरकार अपने वेलफेयर ऑब्लिगेशन से क्या करती है? अपने वेलफेयर ऑब्लिगेशन से बचना शुरू करती है। कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार के ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं, सरकार उन जिम्मेवारियों को निभाने की बजाय जो है उन जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ती हुई दिखाई पड़ती। जैसे रेलवे और बस में देखेंगे लिखा रहता है ना, नहीं, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ठीक उसी प्रकार सरकार भी अब ये कहती हुई दिखाई पड़ती कि आप अपनी जिम्मेवारियों को खुद उठाएं। ठीक है, बस सरकार उतनी ही जिम्मेवारियां अपने कंधे पर ले रही हैं जितनी जिम्मेवारियां चुनाव में वोट इंश्योर करने के लिए आवश्यक हैं। उससे अधिक जिम्मेवारियां सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए कंसेप्ट जोड़ा गया यूजर चार्जेज की अवधारणा। यूजर चार्जेज की अवधारणा क्या कहती है? यूजर चार्जेज की अवधारणा यह कहती है कि आप जिस सामान का उपभोग कर रहे हैं उसकी कीमत भी खुद आपको वहन करनी चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट की सोच नहीं हो सकती। ये सोच जब भी होगी तो किसकी होगी? ये सोच जब भी होगी तो वेलफेयर स्टेट की बजाय ये सोच जो है वह आपको कैपिटलिस्ट स्टेट की होगी। तो इसके कारण देखें, बार बार यह प्रश्न उठता है कि सोशलिस्ट शब्द की मौजूदगी का बहुत मतलब नहीं रह गया है। नहीं, अब तीसरा एडजेक्टिव क्या है? तीसरा एडजेक्टिव है पंथ निरपेक्ष शब्द। पंथ निरपेक्ष शब्द अरे इसका सिंपल मतलब ये है कि धीरे धीरे जो है गलती से भी उस बैंक के आगे से आप गुजर गए जिसमें आपका खाता है तो खट से पैसा कट जाएगा। ये मजाक नहीं कर रहा मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ये बात सीरियस नोट पर कर रहा हूं। और अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो कभी ओला कैब से आप जो है फ्लाईओवर क्रॉस कीजिए, पटना जंक्शन के सामने है, फ्लाईओवर क्रॉस कीजिए, रुकने की जरूरत नहीं है। ओला उबर समझे, सामने से जैसे गुजरेंगे पार्किंग चार्ज आप में अटैच हो जाएगा। और अगर आप कॉन्शियस नहीं है, कंप्लेन नहीं करते, नहीं तो आपका पैसा गलत तरीके से ओला के पॉकेट में चला जाएगा, उबर के पॉकेट में चला जाएगा। तो ये वही हुआ ना, नहीं कि हमारी तरफ झांके क्यों? झांके तो हम पार्किंग लेंगे, झांके तो पार्किंग लेंगे। नहीं तो वो चीजें आगे होने जा रही हैं। गेट रेडी फॉर दैट। और बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देखिए सवाल करना, सवाल यह नहीं है कि नेहा सिंह राठौर सही सवाल कर रही हैं या गलत कर रही हैं। उनकी सवालों से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन कम से कम सवाल तो कर रही हैं। और लोकतंत्र में अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते
तो सवाल करना जरूरी है, चाहे जो भी सत्ता में है, चाहे जिसे भी आप वोट दे रहे हो। वोट देने का यह मतलब नहीं होता कि अगले 5 साल तक हम आपके सारे कुकर्मों को डिफेंड करेंगे। वोट देना एक पर्टिकुलर मोमेंट है, हर आदमी का अपना कैलकुलेशन होता है, वो जाता है वोट गिरा देता है, वो बात वहीं पर खत्म हो जाती। बातें स्पष्ट हुई। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, 2 बातें कही थी, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोहिया की इन 2 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। और दूसरी बात डॉक्टर लोहिया ने कही थी कि सड़कें अगर सुनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। नहीं, जैसे अगर आप लोगों को परीक्षा में फेल होने का डर नहीं हो तो पढ़ेंगे? कितने लोग पढ़ेंगे? मेरे पिताजी कहा करते थे, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ इफ देयर इज नो एग्जामिनेशन। नहीं, तो अपने अनुभव से हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ इन स्पाइट ऑफ एग्जामिनेशन। जब तक बाबूजी का ड्राफ्ट आते रहता है, और आप ड्राफ्ट को लार्जर कंटेक्स्ट में लीजिएगा, चेक और ड्राफ्ट के कंटेक्स्ट में ही नहीं है, यूपीआई और एक क्लिक पर जो पैसा ट्रांसफर होता है वो भी उसमें आता है। जब तक वो आ रहा है तब तक सारे आइडिया, सारे विचार, सारे अधिकार दिमाग में दौड़ेंगे। जिस दिन वो ट्रांसफर होना बंद हो गया, समझे, उस दिन सारे आइडिया धरे के धरे रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो इसलिए हमने कहा। तो अब बात आती है पंथ निरपेक्ष की, नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो भारतीय राज्य की पंथ निरपेक्षता को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे। क्यों प्रश्न उठते रहे हैं? तो इसका कंटेक्स्ट यह है, हाँ बोलिए। अरे बोलने दो ना, कितना बोलेगी। अब पिछले 3 साल से बीपीएससी इकोनॉमी से प्रश्न ही नहीं पूछ रही है, ठीक है। सब बोलने को नोटिस में मत लो। ऐसे नोटिस में लेने लगोगी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कितना बोलते हैं, हाँ? नहीं, लगता है कि उन्होंने कसम खा ली है कि मनमोहन सिंह की ही भरपाई नहीं करेंगे, नहीं बोलने की ही भरपाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके पहले जितने चुप रहने वाले प्रधानमंत्री हुए सबकी अकेले भरपाई करेंगे, समझे। तो इसीलिए गुरु गोरखनाथ का एक दोहा है, हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा धीरे धरीबा पाऊं। हवकी न बोलीबा मतलब हड़बड़ा करके नहीं बोलना चाहिए। हड़बड़ा करके नहीं बोलना चाहिए मतलब बिना सोचे विचारे नहीं बोलना चाहिए। जो बिना सोचे विचारे बोलता है उसका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रह जाता है, ठीक है। धीरे धीरे देखेंगे ना, प्रधानमंत्री जी के वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, एक से एक, नहीं कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, नहीं। तो अब तो आईटी रिवॉल्यूशन के फेज में, नहीं, एक तीसरी थर्ड आई से आप बच नहीं सकते, वो स्कोप नहीं है। तो हड़बड़ा करके नहीं बोलना चाहिए। हवकी न बोलीबा ठवकी न चलीबा,
झटक कर नहीं चलना चाहिए। बचपन में माँ सिखाती होगी, कई बार जब ठेस लगती होगी, क्योंकि झटक करके चलेंगे तो ठेस लगने की संभावना होगी, गिरने की संभावना होगी, पैर हाथ फूटने की संभावना होगी। तो हवकी न बोलिबा ठवकी न चलिबा, धीरे धरिबा पांव। जमीन पर अपने कदम धीरे धीरे रखने चाहिए। गर्व न करीबा सहजे रहीबा, गर्व कभी नहीं करना चाहिए। ए प्राइड मस्ट हैव ए फॉल। सुनते हैं ना, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो तुम किस खेत की मूली हो, नहीं। और अक्सर मैं कोट करता हूं कि तुमसे पहले भी यहां कोई तख्ते नसी था, कमाल यह है कि उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था। तो गर्व न करीबा सहजे रहीबा, सहज रहना चाहिए। भनंत गोरखनाथ, ये गोरखनाथ का संदेश है, कह रहे हैं। तो अब वापस लौटे, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर लगातार प्रश्न उठते हैं, क्योंकि नो स्टेट रिलीजन तो हमारे यहां है, लेकिन नन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट वाली बात हमारे यहां नहीं है। राज्य धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है और धर्म भी राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है। अब याद कर लीजिए वो कौन, हाँ, बाबा बागेश्वर धाम है, उनको सब चीज पहले पता चल जाता है, सिवा पहलगाम आतंकी हमले के, सब कुछ उनको पहले पता चल जाता है, समझे। तो एक तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, और दूसरी चीज लास्ट 3.5 डिकेड के दौरान देखें तो वहां पर एक नई समस्या उभर करके आई है। और यह समस्या क्या है? वह समस्या है बहुसंख्यकवाद की उभार। बहुसंख्यकवाद का उभार, राइज ऑफ मेजोरिटोरियनिज्म। नहीं, अगर आप जाकर के देखें तो जितने पेटिशन डाले गए हैं प्रियम्बल में, पिछले 11 वर्षों के दौरान इस पर लगातार चर्चा हुई। अटल जी की जब सरकार 6 साल तक थी तो वहां पर भी लगातार इस पर चर्चा हुई। अगर आप देखें तो जितने पेटिशन डाले गए हैं 42 में क्या अनुज देखना बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो जितनी चर्चा पंथ निरपेक्षता शब्द की, यहां पर देखो तो चल रहा है, यहां तो दिख रहा है, पंथ निरपेक्षता शब्द की मौजूदगी को लेकर जितने प्रश्न उठे हैं, आप गौर करें किनके द्वारा उठाए गए हैं। ऐसे सारे के सारे लोग, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, या और ऐसे लोग हैं, ऐसे सारे के सारे लोग भाजपा और संघ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। भाजपा और संघ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था धर्मनिरपेक्ष भारत में नहीं है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और थोड़ा सा इस खेल को समझिएगा, जब तक इस खेल को आप नहीं समझिएगा, खेल क्या है, जोर आजमाइश प्रियम्बल में मौजूद पंथ निरपेक्षता शब्द पर हो रही है, ठीक है। और इस जोर आजमाइश का कारण यह है कि अगर वे प्रियम्बल से पंथ निरपेक्षता शब्द को हटा पाने में कामयाब होते हैं, जो निकट भविष्य में होता हुआ नहीं दिखता, अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ते, इसका मतलब क्या है? प्रियम्बल की वैधानिक स्थिति की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि संसद प्रस्तावना में उसी तरह से संशोधन कर सकती है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा प्रियम्बल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, जिस प्रकार से संविधान के अन्य हिस्सों में किए जाते। लेकिन ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो है जुडिशियल स्क्रूटनी के दायरे में होगा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होगा, एंड दैट अमेंडमेंट मस्ट बी in accordance with the
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब समझिए, तो अगर कामयाब हुई, इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फेल कर रहा है। और आप ध्यान रखें, जो राजमाइश इसी पर नहीं चल रही है, जो राजमाइश पिछले साल 69वीं बीपीएससी में जो प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था करंट सेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के स्टेटमेंट का हवाला देते हुए वो बेसिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड प्रश्न था। तो सरकार को दिक्कत केवल प्रियम्बल में मौजूद, या सरकार सत्तारूढ़ दल को दिक्कत प्रियम्बल में मौजूद केवल सेकुलर शब्द से नहीं है, उन्हें दिक्कत जो है प्रियम्बल में मौजूद इसी से नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से भी है। और लगातार ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चैलेंज कर रहे हैं, लगातार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी चैलेंज कर रहे हैं, और लगातार सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को भी ये लगातार चैलेंज कर रहे हैं। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो इंडिया एज ए हिंदू नेशन, एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के रास्ते में जो अवरोध हैं, जो कंस्ट्रेंट हैं, उन कंस्ट्रेंट को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता। और ये कंस्ट्रेंट अगर दूर होते हैं तो उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं, अब अगर गौर करें, एक टर्म यूज होता है इंस्टीट्यूशनल बायसनेस। हिंदी में उस टर्म की जगह उस टर्म को कहा जाएगा संस्थागत पूर्वाग्रह। अब जैसे समझें संस्थागत पूर्वाग्रह क्या। अभी पाकिस्तान में देखेंगे इमरान खान काफी चर्चा में, सही या गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान काफी चर्चा में। क्यों चर्चा में है? नहीं तो आजकल जेल में हैं और उनके सेक्स एब्यूज की बात आई है, उनके साथ रेप की बात आई है, वायरल है। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं जानता, ठीक है, सही और गलत, ठीक है। और भारत में जो लोग हैं मौजूद, समझे, बड़े जोर शोर से उत्साह के साथ उसे शेयर कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ, समझे, सेलिब्रेट उसको कर रहे हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें और इंस्टीट्यूशनल बायसनेस क्या होता है, आप इस बात को समझें। जैसे हमारा पूरा का पूरा सोशल स्ट्रक्चर पैट्रियार्कल है, नहीं, रेप का डेफिनेशन और उससे जुड़ा हुआ लॉ जो है महिलाओं के पक्ष में है, नहीं। क्या इस स्ट्रक्चर में पुरुषों के साथ भी रेप हो सकता है? क्या इसको स्वीकार किया गया है या इंस्टीट्यूशन इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होता? और एक रियल घटना दिल्ली की बतला रहा हूं मैं, कैलाशनाथ काटजू थाने का, कि एक व्यक्ति थाने में पहुंचता है एफआईआर लॉन्च करने कि मेरे साथ रेप हुआ है, मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है, पुरुष। और एसएचओ नीचे से लेकर के ज्वाइंट सीपी तक जो है उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति नहीं मिली। और इसके पीछे सोच क्या थी? ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। यही इंस्टीट्यूशनल बायसनेस है, यही इंस्टीट्यूशनल बायसनेस है। एक ये चीज यहां जिस कंटेक्स्ट में मैं चर्चा कर रहा, अब गौर से सुनिएगा, बड़ी रोचक किस्सा सुना रहा हूं। अभी अमेरिका में मेरे ख्याल से अप्रवासी भारतीय का मसला था, जिसने फिलिस्तीनी छात्र था जिसने फिलिस्तीन के प्रति
सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए पोस्ट लिखा। उसको बाय फोर्स अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा रहा था। उसने न्यायालय में शरण ली और न्यायालय ने उसे प्रोटेक्शन प्रदान किया। ठीक है, एक एपिसोड ये है। दूसरा एपिसोड है अभी पहलगाम आतंकी घटना जो घटी है, उसके बाद आप देखेंगे अल्टीमेटम दिया गया पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत में रह रहे हैं 48 आवर के अंदर खाली करने की, और उनको जबरन पाकिस्तान डिपोर्ट करने की दिशा में सरकार के द्वारा पहल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि अगले आदेश तक उन्हें जबरन डिपोर्ट ना किया जाए। हिंदी के एक साहित्यकार हैं, बड़े नाराज हुए इस बात पर और उन्होंने इसके खिलाफ काफी कुछ लिखा। लिखने का अधिकार है, निश्चित तौर पर लिखा जाना चाहिए। सवाल यह उठता, यह कंसिस्टेंसी की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं तो अमेरिकी फेडरल कोर्ट के द्वारा भी जो अप्रवासी भारतीयों के जबरन डिपोर्टेशन पर रोक लगाई गई, आपको उसकी भी आलोचना करनी चाहिए, उसको सेलिब्रेट करने का आपको अधिकार है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है, या वे राइट्स जो हैं वे पर्सन्स के लिए हैं, वेदर दे आर इंडियन सिटीजन और दे आर नॉन सिटीजन फॉरेनर? और इंडियन सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का प्रोटेक्शन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण तो उनके भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का प्रोटेक्शन है। बातें समझ रहे हैं या नहीं? तीसरी चीज, एक एससी ऑर्डर है 1850 का, So, 1950 का। शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। ठीक है, अब अगर इस एससी ऑर्डर में देखे समस्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल बायसेस इसके जरिए समझेंगे। और एक और उदाहरण दूंगा। इसमें क्या है, दलितों की जो आबादी है, तो एससी ऑर्डर ऑफ 1950 के अंतर्गत केवल और केवल 3 धर्म से जुड़े हुए दलितों को शामिल किया गया है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख। ठीक है, हिंदू, बौद्ध और सिख। सवाल यह उठता, ये दलित तो ईसाई में भी होंगे, ये दलित तो मुस्लिम भी होंगे, उनको भी एससी के लिए जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, इस बेनिफिट को हासिल करने का हक उन्हें भी है। लेकिन 1950 का जो एससी ऑर्डर है उन्हें इसके लिए परमिट नहीं करता। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950। तो ये इंस्टीट्यूशनल बायसनेस। अगेन अगर आप जाकर के देखें, जब कभी दंगा होता है, कम्युनल राइट्स होते हैं, जहां कहीं होते, कैजुअलिटी ज्यादा किसकी होती है? कैजुअलिटी ज्यादा किसकी होती? मेजॉरिटी की या माइनॉरिटी की? हमेशा माइनॉरिटी की ज्यादा कैजुअलिटी होती। और माइनॉरिटी की कैजुअलिटी क्यों ज्यादा होती है? जिस एडमिनिस्ट्रेशन पर, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिस एडमिनिस्ट्रेशन पर लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने की जिम्मेवारी होती, अक्सर कम्युनल राइट्स में की स्थिति में उसके भी रिलीजियस सेंटिमेंट उभरते हैं, उसके भी कम्युनल सेंटिमेंट उभरते हैं।
और जब उसके रिलीजियस सेंटिमेंट उभरते हैं, जब उसके कम्युनल सेंटिमेंट उभरते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह भी जो है कम्युनली बिहेव करना शुरू करती है। और जब वह कम्युनली बिहेव करना शुरू करेगी, नहीं तो जहां दंगाई मुस्लिम होंगे वहां सख्ती से पेश आएगी, या गैर हिंदू होंगे वहां पर सख्ती से पेश आएगी, और जहां पर दंगाई हिंदू होंगे वहां पर उसके प्रति सॉफ्ट होगा अप्रोच उनका। और अल्टीमेटली ये चीजें जो हैं कैजुअलिटी को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। और रिसेंट दिल्ली दंगा इसका प्रमाण है। नहीं, दिल्ली पुलिस जिधर जाती थी, अगर हिंदू इलाकों में जाती थी तो लोग वहां पर मौजूद नारा लगाना शुरू कर देते थे कि दिल्ली पुलिस मत घबराना, जनता तेरे साथ है। मतलब फैक्ट है ये, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैगरेशन है, मैं आपको बतला रहा, समझे। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, ये जो मेजोरिटोरियनिज्म का उभार है, और मेजोरिटोरियनिज्म का यह उभार इंक्रीजिंग राइजिंग इनटॉलरेंस, बढ़ती हुई असहिष्णुता, क्या आपको नहीं लगता है कि इंडियन स्टेट के सेक्युलर नेचर और कैरेक्टर को लगातार चैलेंज कर रही है? और ऐसी स्थिति में प्रियम्बल में सेक्युलर शब्द की मौजूदगी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। नहीं, नेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, अगला टर्म क्या है? डेमोक्रेटिक शब्द। ठीक है, अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो डेमोक्रेसी पर भी दो कारणों से प्रश्न उठ रहा। एक, चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, और दूसरा संसदीय राजनीति के मूल्यों का अवसान। इसलिए देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, देखिए प्रश्न के हिसाब से इंटरप्रिटेशन बदलेंगे। चीजों को प्रश्नों के आलोक में आपको इंटरप्रेट करना होगा, प्रश्नों के आलोक में आपको प्रेजेंट करना होगा। नहीं तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें, आज के कंटेक्स्ट में देखें, ये लोकतंत्र की आपको विडंबना नहीं लगता कि पिछले 3 चुनावों से नहीं 543 लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ही उम्मीदवार होते हैं और उन्हीं के नाम पर वोट डाले जाते? नहीं, क्या आपको इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, क्या इलेक्शन कमीशन का रोल डुबियस नहीं लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि ईवीएम से लेकर पोल्ड वोट और काउंटेड वोट तक का जो डिफरेंस है, इसको लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं, इन प्रश्नों के प्रति इलेक्शन कमीशन का जो अप्रोच है, क्या आपको नहीं लगता कि यह अप्रोच जो है भारतीय लोकतंत्र पर क्वेश्चन मार्क के रूप में सामने आता? क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच अंतराल महज 7-8 महीने का है और महाराष्ट्र में 45 लाख वोटर इस 7 महीने के दौरान बढ़ गए? क्या आपको ये नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब अपेक्षित है? और ये सारे ऐसे मसले हैं जिन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बतला दूं, कोयरा पर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 2019 के लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े
पब्लिक किए गए पोल्ड वोट और काउंटेड वोट के आंकड़े जो डाले गए, कोयरा ने उसको स्टडी करते हुए एक आलेख प्रकाशित किया उसकी डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर, उसकी विसंगतियों के ऊपर। और ये चीज़ें आई कि करीब करीब 3.25 करोड़ वोट का डिफरेंस है, 3.25 करोड़ वोट का डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा दायर किया गया। उस केस में अब तक फैसला नहीं हुआ है। 19 के लोकसभा का कार्यकाल तो समाप्त हुआ, 2024 में जो लोकसभा, अगली लोकसभा का जो चुनाव हुआ और अगले पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे 1,65,00,000 वोट का अंतर सामने आया है। जब कोरा में वो आलेख प्रकाशित होता, 24 घंटे के अंदर सारे डाटा को हाइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये जो कंटेक्स्ट है, अब ये चारों बातें समझ में आ गई कि क्यों प्रश्न उठ रहा है, कहां से प्रश्न उठ रहा, प्रश्न के पर्सपेक्टिव क्या है, कोई डाउट इसमें। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, बार बार मैं एक बात कहता, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्ट को जरूर ध्यान में रखें। तथ्यों के सापेक्षिक महत्व की समझ जरूर आपके पास होनी चाहिए। अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे वर्तमान परिदृश्य में प्रतिरक्षणीय हैं, डिफेंडेबल हैं, तो प्रश्न चारों पर उठ रहे हैं, लेकिन प्राइमरली प्रश्न उठ रहा है सेकुलरिज्म पर, सेकुलर शब्द की मौजूदगी पर प्राइमरली, देन सोशलिस्ट शब्द की मौजूदगी पर। तो हम अपनी चर्चा को विस्तार में यहीं पर जाएंगे, अदर जगहों पर हम इंडिकेट करके बढ़ जाए। क्लियर? अब सवाल यहां पर यह उभर कर आता, वेदर दे आर डिफेंडेबल और नॉट, क्या वे डिफेंडेबल हैं या नहीं। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? ठीक है, तो दो कंटेक्स्ट में इस जवाब को देखा जाना चाहिए। अगर हम समाजवादी संप्रभु शब्द की बात करें, अगर हम लोकतंत्र शब्द की बात करें, अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें, अगर हम पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करें, तो इन्हें एब्सोल्यूट टर्म में देखने की बजाय इन्हें पूर्ण और निरपेक्ष रूप में लेने और देखने की बजाय सापेक्षिक संदर्भों में देखे जाने की जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, नहीं कि अगर ये डिफेंडेबल नहीं है तो सवाल यह उठता, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे संबंधित याचिकाओं को खारिज क्यों किया। यह दूसरा प्रश्न उठता है। तीसरा प्रश्न जो यहां पर उभर करके सामने आता, नहीं, एकाधिक बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट किया है कि सेकुलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और चूंकि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसीलिए सेकुलर नेचर और कैरेक्टर से के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ टॉलरेबल नहीं है। और स्पेशली अगर आप जाकर के देखें, भारत जैसे धार्मिक विविधताओं से भरे देश में सेकुलर नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ स्टेट जो है वह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आश्वासन की तरह है। वह माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए आश्वासन की तरह है। माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो सेंस ऑफ फियर होता, जो असुरक्षा का भय होता है, जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता,
यह उसको रिस्पॉन्ड करता है। एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जूझती है, उस आइडेंटिटी क्राइसिस को रिजॉल्व करने में यह सहायक है, और इसीलिए इंडियन स्टेट का सेकुलर नेचर और कैरेक्टर जो है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए आवश्यक है। बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? रही बात सोशलिस्ट शब्द की, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो सोशलिज्म शब्द की मौजूदगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एकाधिक अवसरों पर सोशलिज्म शब्द की व्याख्या किस रूप में की है, सोशलिस्ट स्टेट का मतलब सुप्रीम कोर्ट की नजरों में क्या है, तो सोशलिस्ट स्टेट का मतलब सुप्रीम कोर्ट की नजरों में जो है वह वेलफेयर स्टेट है, और उसका संबंध स्टेट के वेलफेयर ऑब्लिगेशन से जाकर जुड़ता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, जिस तरीके से एलपीजी बेस्ड ग्रोथ मॉडल ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित आर्थिक समृद्धि के मॉडल ने सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन को बढ़ाने का काम किया है, सामाजिक आर्थिक बहिष्करण को बढ़ाने का काम किया है। जिस तरीके से इस फेज में इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट का इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आर्थिक समृद्धि के लाभों का असंतुलित वितरण हुआ है, और इसके कारण आर्थिक विषमता कम होने की बजाय आर्थिक विषमता गहराई है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो डिप्राइव्ड सेक्शन, वंचित समूह, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, हाशिए पर के समूह के पक्ष में राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। डिप्राइव्ड सेक्शन और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और इसीलिए सोशलिज्म शब्द की प्रियम्बल में मौजूदगी स्टेट के वेलफेयर ऑब्लिगेशन को रिमाइंड करवाने का काम करेगी। बातें स्पष्ट हुई? तो ये जो कंटेक्स्ट है, इस कंटेक्स्ट में इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत थी। अब देखिए, इस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करते हुए हमने पासिंग रेफरेंस ये दिया ना नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, नहीं, लेकिन पासिंग रेफरेंस जो आप दे रहे हैं, अगर आपके पास उस निर्णय की जानकारी नहीं होती तो क्या वो पासिंग रेफरेंस दे पाने की स्थिति में होते? यहां तक में कोई डाउट, कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार की दुविधा बतलाइए। अब आज यहीं तक रहने दें, ठीक है? कल फिर बचे हुए तीनों प्रश्नों को और एक बार पढ़ करके आइए। बार बार कह रहा हूं, चैप्टर सारे लोगों ने वो पढ़ लिया एनसीईआरटी की बुक का? क्या पढ़ लिया है? तो कल फिर मैं पूछ लूंगा ना, क्योंकि इसके बाद जो है टॉपिक जो उठाऊंगा वहां पर मैं ट्राई कर लूंगा। क्या प्रश्न खत्म हुआ? थैंक यू।